नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे और साधारण ब्याज में आज हम सीखेंगे कि मतलब आप कैसे दर निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं, इवन ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। सारी बातों को हम सीखेंगे, लेकिन आप बस देखिए, है तो बहुत आसान। जो साधारण ब्याज का चैप्टर है, मुश्किल से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आता नहीं होगा, वैसे मैक्सिमम बच्चों को ये आ जाता है क्योंकि ये है बहुत आसान। ठीक है ना। और इस पर हम लोग गेम खेलने वाले हैं। बस हो सकता है मैं आपको दो तीन तरीके बता दूं, है तो कई, लेकिन मुनासिब में मुझे दो तीन तरीके समझ में आते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना। तो देखिए, मैं फार्मूला यूज़ तो करूँगा नहीं, वो आप जानते हैं, आप कर लेंगे। ठीक है ना। फार्मूला आप याद करिए, लेकिन मैं आपको टेक्निकली सिखाऊंगा, आपको रेशियो से निकालना सिखाऊंगा। आपको बस कुछ मेरे अपने मेथड हैं जो बस उल्टे सीधे गुणा करना है और आपका आ जाएगा। एक ही मेथड से हम पूरे एक ही मेथड से पूरे साधारण ब्याज को हम खत्म कर सकते हैं। या इवन आप कह लो कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत लाभ, लाभ हानि, सॉरी परसेंटेज, लाभ हानि, आप छूट, डिस्काउंट, मतलब छूट डिस्काउंट तो एक ही हो गया। इन सब को एक ही फंडे से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे आप जो है सीखते आ रहे हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड थोड़ी और हल्का है, आप इसे जल्दी कर पाते हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही विशेष है। तो चले हम उसे सीखते हैं कि वो विशेष क्या है, जिसे हम एक ही से 4 या 5 चैप्टरों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो चले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपको जानना है, कम से कम दो तीन नियम तो आपको जानने चाहिए। आपको सवाल देख के ये समझना पड़ेगा कि कौन सा नियम इस पे जल्दी काम कर जाएगा। तो इसलिए आपको दो तीन नियम मैं बता दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप क्या याद करते हैं? मूलधन। ठीक है ना। मूलधन क्या होता है जी? तो मूलधन सिंपल सी जनरल भाषा अगर हम ये कहें कि जो धन किसी से उधार लेते हो आप या किसी को देते हो, वही आपका मूलधन होता है। या यूं कह सकते हैं कि भाई जिस पर हम ब्याज भरते हैं वही मूलधन होता है। बात समझ में आ गया? जिसमें ब्याज लगता है वही मूलधन होता है। क्लियर होगी बात? तो अब उसके बाद दर की बात आती है। तो दर क्या होता है जी? तो दर आप कहोगे भैया कि दर का मतलब होता है कि 100 रुपये पर हम जितने रुपये किसी को देते हैं या लेते हैं। अगर 100 रुपये पे मैं 5 रुपया दे रहा हूँ तो ये 5% ये मेरा दर हो गया। बात समझ में आ गया? अगर 100 रुपये पे मैं 8 रुपये किसी से लेता तो 8% मेरा दर हो जाता। अगर 100 रुपये पे मैं 10 रुपया ब्याज ले रहा हूँ तो 10% मेरा ब्याज हो जाता। यदि 100 रुपये पर मैं 15 रुपया किसी से ले रहा हूँ तो 15% मेरा रेट हो जाएगा, दर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गया? मीन्स कहने का क्या हुआ कि आप 100 रुपये पर जितना पैसा किसी से लेते हैं या देते हैं, बात समझ में आ रहा है? 100 रुपये पर जो भी आप ब्याज के रूप में ले रहे हैं कि भैया 100 रुपये पे मैं इतने रुपये ब्याज लूंगा, वही आपका दर होता है। बात क्लियर हो गया? अब चलते हैं समय पे। तो समय क्या होता है जी? समय का मतलब आप जो उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, वो जितने समय के लिए दे रहे हैं, जितनी अवधि के लिए दे रहे हैं, वही आपका समय कहलाता है। बात क्लियर है? उसके बाद ब्याज की बात आती है। तो ब्याज मतलब आप जानते हैं कि भाई मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त धन आप प्राप्त करते हो या मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त धन आप किसी को देते हो, वही तो आपका ब्याज है। बात समझ में आ गया? अब आती है बात मिश्र धन की। तो मिश्र धन क्या होता है आपका? तो मिश्र धन मतलब देख लीजिए, मिश्र का नाम ही है मिलन, मिला हुआ, मिश्रित, मीन्स मूलधन और ब्याज का जो सम्मिलित रूप होता है वही मिश्र धन होता है। मीन्स समझ गए ना कि मिश्र धन बताना होगा तो आप मूलधन को और ब्याज को जब जोड़ देंगे तो जो मिलेगा वही मिश्र धन हो गया। बोलो, ये बात समझ गए? क्लियर, समझ में आ गया? अब देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि भैया समय और दर का आपस में हम गुणा कर देंगे। ठीक है ना। समय और दर का आपस में गुणा कर देंगे और उसके बाद यदि हमको
बाद का बताना होगा तो इनका इसमें सीधा गुणा करेंगे, अगर पहले का बताना होगा तो इसका इसमें सीधा गुणा करेंगे। फिलहाल मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, फिर मैं सवाल सिखाऊंगा। मान लीजिए कि आपने किसी से 1000 रुपया किसी को उधार दिया। मान लीजिए किसी को आपने 1000 कर्जा दे दिया। वैसे इस समय तो आप ऐसी हालत में है नहीं कि कर्जा देंगे, क्योंकि बेरोजगारी चढ़ गई है कपार के ऊपर, तो आप लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए किसी से आपने 1000 रुपये उधार लिया। जब उधार लिया, दर उसने रख दिया भैया 10%। कह रहा है कि मैं हर 100 रुपये पे 10 रुपये मुझे ब्याज चाहिए। आप कहें ठीक है भैया दे देंगे। कहें कितने समय के लिए? क्या भैया 3 वर्ष के लिए लूंगा। बात समझ में आ रहा है? कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए लूंगा। तो कहा चलो अच्छी बात है, ले लो भैया, इसमें क्या हर्ज होता है। तो फिर आपको गणना करना है कितना आप ब्याज दिए और कितना मिश्र धन दिए। आप एक ही बार में ब्याज निकाल सकते हैं और एक ही बार में आप मिश्र धन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस नियम का नाम है पहले और बाद का नियम। पहले और बाद का नियम याद रखना, कि मैं आपको यूज करवाऊंगा पहले और बाद का नियम, ठीक है ना। ये मैं आपको हर चैप्टर में यूज करूंगा ताकि आपको ये नियम भी समझ में आ जाए, क्योंकि बस कहीं कहीं पर हमको बस गुणा करना है और आंसर ले लेना है, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो देखो कैसे होगा यहाँ। देखो भाई हमको ब्याज बताना है, मतलब ये बाद का बताना है, यानी ये पहले का अमाउंट दे रखा है और बाद का पूछ रहा है। तो ये हमने कहा था कि साधारण ब्याज में याद रखिएगा कि आप दर और समय का गुणा कर लेते हैं। तो दर और समय का गुणा करेंगे तो 30% हो गया, और 30% का मतलब होता है 30/100। बोलो बात समझ में आया। हमने कहा कि साधारण ब्याज में आप क्या करोगे कि समय और दर का गुणा। बात समझे। तो समय और दर का गुणा कर लिया, कितना आ गया 30%। और 30% जब आ गया है तो 30% को आप क्या लिख सकते हो, यानी भिन्न में बदलोगे तो 30/100 ही तो आएगा। या आप ये कह सकते हो भैया 30 रुपया पा रहे हैं हर 100 रुपये पे ब्याज के रूप में। बात समझ में आया। तो हमने अब कहा बाद का बताना होगा, तो इसमें इसका सीधा गुणा, और मतलब ये सीधे जैसे है वैसे ही गुणा कर लो। यानी 1000 है, उसमें 30 बटे आप 100 का बस गुणा कर लो भैया। तो क्या दिख रहा है आपको 300, यानी ब्याज कितना आ गया आपका 300। बोलो बात समझ गए, समझ में आया। अब आपको मिश्र धन बताना है, तो या तो 1000 में 300 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा कितना 1300। बात समझ में आ रहा है। या आपको डायरेक्ट ही मिश्र धन बताना हो, डायरेक्ट मिश्र धन ही बताना हो, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे भी 1000 में गुणा करेंगे, इसमें 100 बढ़ाकर। ये जो दर है ना, दर 30% आया ना, इसमें 100 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 130%। 100 जोड़ोगे तो कितना होगा 130%, और 130 का मतलब हो गया 130/100। बोलो बात समझ में आ गया। और इसी 130/100 का आप गुणा कर लो, 2 जीरो हटा दो, 1300 आ गया। बोलो बस समझ पाए हो कि नहीं। तो ध्यान आपको क्या रखना है, ब्याज बताना है तो इनके बस गुणा का इसमें गुणा कर लो। मिश्र धन बताना है तो इनके गुणा में 100 जोड़ कर गुणा करो। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत? पक्का ना, सोच लो। अगर समझे नहीं होंगे तो मेरा दोष नहीं है। बात समझ गए ना। ठीक है, फिर तो आगे चलते हैं। अब मान लीजिए, अब मैं सवाल को उल्टा करता हूँ। देखिए सवाल, मैं इसी सवाल को ले रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो सवाल में फिर कोई दम नहीं रहेगा। बात समझिएगा। सवाल में यही ले रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब मैं मूलधन नहीं दे रहा हूँ, आपको मिश्र धन दे दिया कि 1300 मिश्र धन है। 3 साल में 10% की रेट से कौन सा धन जो होगा 3 साल में 1300 होगा। सवाल आपका ये बन गया, ठीक है ना। सवाल क्या बना कि कौन सा धन है जो 10% की रेट से 3 साल में 1300 हो जा रहा है। बात समझ गए। वो घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा, लेकिन होगा तो इन्हीं में से कोई ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं।
सवाल में वो उसे उसके पूछने का जो मोटो होता है वो बदल जाता है, लेकिन ये थोड़ो बदलते हैं, ठीक है ना। वो मिश्र धन की जगह कुछ और कह सकता है, बात समझिएगा, लेकिन रहेगा तो मिश्र धन ही। तो यहाँ पर संख्या वही है, आपको बताना है बस ये, बात समझ गए ना। तो हमने कहा था जब पहले का बताना हो तो इनके उल्टे का गुणा करते हैं। अब उल्टा आप समझोगे, ये 10 दिया, ये 30% हुआ कि नहीं, तो मिश्र धन दिया है तो 130% होगा, बात समझ में आया। और 130 का मतलब आप समझते हो 130/100 यही होता है। अब उल्टा मतलब 100/130 हो जाएगा, मीन्स उस 1300 में अब गुणा करेंगे 100/130, 130 कटा 10 यानी कि आपका आ गया 1000। बोलो बात समझ में आया, बात समझ गए ना आप लोग, क्लियर। कि आप जो है कि उल्टा अगर इस इनके गुणनफल का उल्टा गुणा करेंगे तो आगे वाला आप बता पाएंगे, क्लियर है ना। अच्छा, अब देख लीजिए, फिलहाल हम केवल दर से भी ये सब बातें बता सकते थे। देखिए बातें कैसे बताना, ये तो पहला मेथड था, ठीक है ना जी, ये आपका पहले और बाद का मेथड था। अब मैं अगर रेट दिया है 10%, ठीक है ना, तो आप इसे 1/10 लिख सकते हैं क्या, ये तो लिख ही सकते हैं, नो डाउट। अब बोलिए, जब 10 रुपया, ये क्या बताता है, मूलधन, और ये क्या बताता है, ब्याज जी। इसका अर्थ हुआ कि 10 रुपया मूलधन होगा तो ब्याज मिलेगा 1 रुपया, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 रुपया। तो आपको हमको तो अभी मिश्र धन से मतलब नहीं है, यहाँ ब्याज से ही लेते हैं। तो अब देखिए, चूंकि क्या होगा कि ये 1 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपया होगा। बोलो समझ में आया, 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज होता है वो समान मिलता है, यानी जितना रुपया आप 1 साल पाएंगे ब्याज के रूप में वही हर साल पाएंगे, बात समझे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा ये उल्टा हो जाता है, हालांकि मूलधन पे वहां भी वही पाएंगे, हर साल मूलधन पे उतना ही मिलेगा, लेकिन उसमें जो ब्याज हर साल मिलता है ना, उस ब्याज का भी मिलता जाता है, तो वो अलग से ऐड होता जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो अब देख लीजिए, अब मूलधन यहाँ 10 रुपया होगा तो मिश्र धन कितना हो गया, 13 रुपया हो गया, बात समझ में आ गया। लेकिन उसने कहा भैया मिश्र धन हमारा कितना है, 1300 है, क्या गुना आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे जी 100 गुना दिख रहा है, मतलब 13 से भाग करो तो 100 बार जाएगा ना, तो वही तो 100 गुना हुआ, तो इसमें भी 100 का गुना कर दो, मतलब 1000 हुआ कि नहीं हुआ। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, बात समझ में आ गया। अच्छा, अब जो है आप जो है एक और सीख लीजिए, क्योंकि ये 10% तो आप जान ही गए हैं, 1/10 होता है, क्लियर है, ठीक है ना, 1/10 होता है। आप चक्रवृद्धि ब्याज वाली मेरी वीडियो अगर देखी होगी तो मैं उसको यही बताया हूँ कि भाई देखो 3 साल के लिए आप लिखते हो x³ x², फिर x, फिर x, फिर x, फिर 1, ये लिखते हो ना 3 साल के लिए। तो हमें इसका 3 साल का ही मामला है, 3 साल का मामला है, तो आप क्या करोगे, क्यूब करोगे तो 1000, फिर 100, फिर 100, फिर 100। अब देखो मामला यहीं तक रखो, क्योंकि साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं कि नीचे वाले लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये जो है इस ब्याज पर मिलने वाले ब्याज है, ठीक है ना। तो हमें तो साधारण ब्याज की बात करनी है, तो बस इतना ही लाइन याद रखना है, साधारण ब्याज के लिए बस ये लाइन याद रखनी है, ठीक है ना, ऊपर की। तो आप देख लो भैया, यहाँ से मिश्र धन आपको कितना दिख रहा है, तो आप कहोगे 1300 दिख रहा है, मूलधन कितना दिख रहा है, 1000। तो अब देखो ये तो सवाल वाला ही आ गया ना, 1300 दिया था और 1300 मिश्र धन आ ही गया, मूलधन पूछा है तो मूलधन यहाँ 1000 है, तो वही 1000 होगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, तो अब आपने 3 चीज निकालना सीख लिया, एक ब्याज निकालना सीखा, एक आपने मूलधन निकालना सीखा, और एक आपने मिश्र धन निकालना सीख लिया, तो 3 चीज आप सीख गए। अब हम 2 चीज और बचा है, एक समय और एक दर निकालना सीखेंगे। सवाल यही लेते हैं हम कि कोई धन है 1000, वह 3 वर्षों में 1300 हो जाता है, तो उसकी दर क्या है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि कोई धन 1000 है, ठीक है ना, जिसका मिश्र धन 3 वर्षों में
जो है 1300 हो जा रहा है, तो वो उसकी दर क्या थी, किस दर से वो बढ़ रहा था। तो अब दर बताने के लिए ध्यान दीजिए कि मूलधन 1000 है और मिश्र धन 1300 है, तो ब्याज कितना पाया होगा, तो आप कहोगे जी 300 पाया है। बात समझ में आया। जब 300 ब्याज पा गया है तो बताओ ये 3 साल का ना ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 3 से भाग कर दो, तो 1 साल का ब्याज बोलो 100 रुपया आएगा, नहीं आएगा। क्लियर होगी बात। तो ये जो 100 रुपया पाया होगा वो इसी 1000 पे ही तो पाया होगा। बात समझ पा रहे हैं। जो ये 100 रुपया पाया है तो 1000 पे ही तो पाया होगा 1 साल में। तो यही बस निकाल दो कि 100 रुपया 1000 का कितना परसेंट है, आप बता दोगे भैया 10% है। मीन्स रेट जो है 10% है। बात समझ में आ गया। क्लियर होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। तो आप दर भी बता सकते हैं। तो हो सकता है कभी मिश्र धन ना दे तो हो सकता है ब्याज दे दे, इससे आप पूछ लेगा तो भी दर पूछ सकता है, या फिर ये कह सकता है भैया मूलधन भी गायब कर दे और फिर ये दोनों देकर आपसे दर पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो। हर कंडीशन में दर बताने के लिए आपको ब्याज और मूलधन दो चीज चाहिए, बिना इन दोनों का आप दर नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको दर बताना होगा तो ये और ये किसी तरह से वो देगा। अरे भाई ये नहीं दिया रहा होगा, ये दोनों दिया होगा, तो इससे इसमें से घटा कर ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो बात समझ रहे हैं ना। जब भी दर बताना होगा तो ब्याज और मूलधन आपके पास होना चाहिए, तभी दर बता पाओगे। क्लियर है ना। अब देखिए ये तो आपका पहले और बाद वाले नियम से आपने लगा दिया। अब हम कैसे लगाते हैं दूसरा नियम, तो ये हम पकड़ेंगे जी 3 साल। 3 साल का बस याद रखना। अब 3 साल का एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस ये याद रखना। तो अब देखो अगर यहाँ पर देख रहे हो तो ये सब मिला के वो 1300 दे रखा है, ये 1300 दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन सबको अगर आप जोड़ रहे हो, जोड़ने का मतलब एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर अगर जोड़ रहे हो तब 1300 आ रहा है। बात समझने का प्रयास करो। मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए आपको क्या हो रहा है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो x प्लस 3 बराबर आपको 1300 दिखेगा। इसका मतलब कि एक संख्या तो जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होगी और बाकी उसमें 3 जोड़कर गुणा करने पर 1300 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो पूर्ण वर्ग में इसको तोड़ा जाए तो आप कहोगे भैया 100 एक पूर्ण वर्ग मिलेगी, उसके बाद 13 मिलेगा, और 13 को आप क्या लिख सकते हो, तो 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो यही जो x दिख रहा है ना, यही वाले वही तो आपका रेट होता है। तो ये आपका 10% रेट हो गया होगा। देखिए इसको आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको बस यूं ही दिखा रहा हूं कि आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब जो आपने पीछे मेथड अप्लाई किया था उससे भी लगा सकते थे। या जब हमको मालूम है तो आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला कि भैया SI इक्वल PRT/100, तो इससे भी तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से तो भी निकाल सकते हैं, इसमें कौन हर्ज है। आपको रेट बताना है तो आप कहेंगे 100 × SI बटे में PT, यही तो बात समझ रहे हैं ना। अगर आपको बताना हो कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा तो ये SI × 100 करेंगे बटे में RT कर देंगे। यदि आपको टाइम बताना होगा तो SI × 100 करेंगे और बटे में PT और PR कर देंगे। बताओ ये समझ में आ गया। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा मोटो ये और ये नहीं था, ये ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो आपको जानना सब कुछ है, जानना सब कुछ है। आज के कंडीशन में आज के हालात ऐसे करें कि आपको मल्टीपल होना पड़ेगा। कौन सा नियम कहाँ पे काम कर जाएगा आप नहीं जानते, सवाल पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सा सवाल सूटेबल होगा, अरे कौन सा फंडा सूटेबल होगा इस सवाल के लिए। तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप जो है कि दर, समय, ब्याज, मिश्र धन सब निकालना सीख गए। अब हम इस पे सवाल लेंगे, लेकिन हम अगली वीडियो में इन पे सवाल करेंगे। दोस्तों आज हमने बस आपको साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट समझाया है और ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करूंगा आपको आ गया होगा। फिर हम अगली वीडियो में आपको सवालों के माध्यम से इस चैप्टर के सवालों को करना सिखाएंगे और उन सवालों को हम कितनी आसानी तरीके से, कितनी जल्दी से
कितने सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही कम समय में करना सीखेंगे। तो आज के लिए नहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।